यूक्रेन के पास एक लड़ाकू विमान है जिससे रूस सबसे ज्यादा डरता है। और अगर आप इसे करीब से देखें तो इससे डरने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना? कम से कम पहली नजर में तो नहीं। तकनीकी विवरण में यह तो काफी साधारण लगता है। यूक्रेन के पास जो लड़ाकू विमान है उनसे सस्ता और ज्यादा सरल। और फिर भी उसी की आमद ने क्रेमलिन को अपनी पूरी हवाई रणनीति दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये ग्रिपेन लड़ाकू विमान है जो स्वीडन निर्मित है और मई के अंत में स्वीडन ने इसे यूक्रेन को सौंपने के लिए समझौता कर लिया। अब एक बात पर ध्यान दो, क्योंकि यही आगे आने वाली हर चीज का दिल है। इस विमान को खतरनाक बनाने वाली बात यह नहीं है कि यह क्या करता है, बल्कि यह है कि यह क्या गायब कर देता है। इस सौदे में असली हथियार लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि दूरी है। और इसे समझने के लिए हमें उस समस्या से शुरू करना होगा जिसने 2 साल से यूक्रेनियों की नींद उड़ा रखी है। रूसी विमान जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। युद्ध की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन पर बमबारी करने का एक ऐसा तरीका खोज लिया है जिसमें उसे लगभग कोई खतरा नहीं होता, और इसका नाम है ग्लाइड बॉम्ब। ये ऐसे काम करती है। रूस एक पुराना बम लेता है सोवियत काल का, जो बस गिरता है और उसमें एक सस्ता किट स्क्रू कर देता है, कुछ पंख जो खुल जाते हैं और एक गाइडेंस सिस्टम। अचानक साधारण बम खुद उड़कर दर्जनों किलोमीटर दूर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। हर एक में सैकड़ों किलो विस्फोटक भरे होते हैं, कुछ तो आधे टन से भी ज्यादा होती हैं। और इन बमों को गिराने वाला मुख्य रूप से एक विमान होता है, सू-34, रूस का फ्रंट लाइन बॉम्बर। वो ऊपर उड़ता है, अपनी ही लाइनों के पीछे एक सुरक्षित दूरी तक उड़ता है, बम गिराता है, वापस मुड़ जाता है और घर लौट जाता है। वह कभी भी यूक्रेनी रक्षा के दायरे में आने के लिए पर्याप्त करीब नहीं आता। वह पीछे से बम गिराकर गायब हो जाता है और इसकी मात्रा डरावनी है। सिर्फ जनवरी 2026 में यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड 5700 से अधिक ग्लाइड बम गिराए, सिर्फ एक महीने में। ये खाइयों को चूर चूर कर देती है, पूरे इमारतों को गिरा देती है और रक्षात्मक ठिकानों को नक्शे से मिटा देती है। और सबसे बुरा ये है कि यूक्रेनी पक्ष के लोगों में बेबसी की भावना है, क्योंकि जो विमान ये कर रहा है वो वही उड़ रहा है और रडार पर साफ दिख रहा है, लेकिन वो छूने से बाहर है। यूक्रेन के पास Su-30-24 तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था इससे पहले कि वो सामान गिरा दे। यही समस्या है जिस पर स्वीडन के साथ समझौता हमला करता है। अगर ये वीडियो आपको इस युद्ध को उस नजरिए से देखने में मदद कर रहा है जो सुर्खियां नहीं दिखाती, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम ये विश्लेषण लाते रहते हैं। आप सोचते हैं क्या यूक्रेन को पहले ही कई पश्चिमी लड़ाकू विमान नहीं मिल चुके? क्या इससे समस्या हल नहीं हो सकती थी? और यही वो हिस्सा है जो चौंकाता है। यूक्रेनियों के पास वाकई में आधुनिक पश्चिमी लड़ाकू विमान हैं। उन्हें यूरोपीय देशों से F-16 और फ्रांस से कुछ मिराज 2000 मिले हैं। ये विमान बहुत सक्षम हैं, लेकिन वे इस ग्लाइड बमों की समस्या के लिए 2 बहुत ही खास सीमाओं से टकराते हैं। पहली सीमा है रेंज। यूक्रेन में ये फाइटर जेट्स जो मिसाइलें ले जाते हैं वे Su-34 तक नहीं पहुंच पाती, जो पीछे से बम गिराता है और फिर पीछे हट जाता है। जब यूक्रेनी F-16 इतना करीब आता है कि हमला कर सके, तब तक रूसी अपना मिशन पूरा कर चुका होता है और वापस लौट रहा होता है। और दूसरी सीमा और भी गहरी है, और यही जगह है जहां कोई ध्यान नहीं देता। इन पश्चिमी लड़ाकू विमानों को एक तर्क के तहत बनाया गया था। उन लोगों की तर्क शक्ति जिनके पास बड़े और सुरक्षित ठिकाने हैं। उन्हें लंबी और अच्छी तरह से पक्की रनवे की जरूरत होती है। उन्हें मजबूत हैंगर, एक मजबूत रखरखाव संरचना और बहुत सारे विशेषज्ञ लोगों की जरूरत होती है। यानी उन्हें ठीक उसी चीज की जरूरत है जिसे रूस पूरी जंग के दौरान नष्ट करने की कोशिश करता रहा है, और वाकई में नष्ट भी कर देता है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं, जून 2026 में ही ऐसी खबरें आने लगी थी कि यूक्रेनी ड्रोन उन कंक्रीट के शेल्टरों को भी भेद रहे हैं जहां रूस अपने खुद के विमान रखता है। ये बात दोनों तरफ लागू होती है। स्थायी बेस सबको पता है वो कहाँ है। जो जगह सबको पता होती है वही निशाना बनती है। यूक्रेन की समस्या सिर्फ बेहतर फाइटर जेट लाना नहीं थी, वो कुछ और था, और इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला है मिसाइल, और यहीं पर वो चीज आती है जो रूस की गणना को बदल देती है। मिसाइल जिसका नाम है मेटियोर। मेटियोर को पश्चिम का सबसे बेहतरीन लंबी दूरी का एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है, और इसका राज इसके इंजन में है। अधिकांश मिसाइलें रॉकेट इंजन से शुरू में कुछ सेकंड जलती है, फिर शेष रास्ता ग्लाइड करती है, जिससे रफ्तार घट जाती है, जैसे कोई कार तेज चलकर न्यूट्रल में धीरे धीरे रुकती है। मेटियोर अलग है। यह रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करता है, जो उड़ान के दौरान लगातार जलता है और मिसाइल को लगभग पूरी उड़ान के दौरान लगभग लक्ष्य से टकराने तक धक्का देता रहता है। यह धीमा नहीं होता, यह अंत तक ऊर्जा बनाए रखता है, और इससे एक ऐसी चीज बनती है जिसे सैन्य लोग नो एस्केप जोन कहते हैं। ये वो दायरा है जिसमें अगर आप अंदर हैं तो चाहे जितना भी बचने की कोशिश करें, चाहे जितना भी तेज भागे, कोई फायदा नहीं है, मिसाइल आपको पकड़ लेती है। मेटियोर में यह जोन 60 किलोमीटर से अधिक होती है। यह ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा तेज उड़ता है। और भी है, मेटियोर उससे कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच सकता है जितना कोई भी मिसाइल जो यूक्रेन के पास पहले थी। और यही सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ज्यादा रूसी विमान गिराने का नहीं है, असर कुछ और है। जब Su-34 का पायलट समझता है कि उसे सुरक्षित इलाके में भी निशाना बनाया जा सकता है, तो वह अब ऊपर जाकर बम गिराकर आराम से नहीं लौट सकता। हर टेक ऑफ एक जोखिम बन जाता है। और यही वो बात है जो मैंने शुरुआत में कही थी, जब मैंने कहा था कि असली हथियार दूरी है, क्योंकि मेटियोर को पूरे Su-34 को मारने की जरूरत नहीं है। उसे बस आसमान को इतना खतरनाक बना देना है कि रूसी उसमें घुसना ही ना चाहे। यही पहली चीज है जो इस समझौते से गायब हो जाती है, वह सुरक्षित आसमान जहां से रूस बम गिराता था। लेकिन इसमें एक समस्या है, मेटियोर चाहे जितनी दूर मार सके, उसे दागने वाला फाइटर जेट कहीं न कहीं से उड़ान भरनी होगी और कहीं न कहीं उतरना होगा। रूस उन जगहों को आसानी से नष्ट कर देता है जिनका उसे पता होता है, और यहीं पर यह खास फाइटर जेट ग्रिपन दिखाता है कि ये इतना डरावना क्यों है, क्योंकि इसे शुरू से ही ऐसा बनाया गया है कि इसका कोई स्थायी ठिकाना न हो जहां हमला हो सके। मैं तुम्हें आंकड़े देता हूं क्योंकि उन पर विश्वास करना मुश्किल है। ग्रिपेन 500 मीटर की पट्टी से उड़ान भर सकता है। तुलना के लिए ये एक सामान्य फाइटर जेट को जितनी जरूरत होती है उसका एक अंश है। ये 600 मीटर में उतर सकता है, बिना ब्रेक, पैराशूट, बिना हुक, बिना किसी चीज के। ये आम सड़क के हिस्से से भी ऑपरेट कर सकता है, जैसी सड़कों पर आप कार चलाते हैं। और जब ये ईंधन भरने और हथियार लोड करने के लिए उतरता है तो इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगता है। ये 6 लोगों की टीम करती है, जिनमें से केवल एक विशेषज्ञ तकनीशियन जरूरी है। बाकी 5 सिर्फ नए प्रशिक्षित भर्ती हो सकते हैं। और सोचिए कि इसका व्यावहारिक रूप से क्या मतलब है। अब यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमानों को 3 या 4 बड़े ठिकानों पर केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें रूस अच्छी तरह जानता है और निशाने पर रखता है। वो इन विमानों को दर्जनों जगहों पर फैला सकती है। यहाँ एक सड़क का हिस्सा, वहाँ जंगल के बीच छिपा हुआ एक रनवे, कहीं सुनसान में एक टुकड़ा डामर। लड़ाकू विमान उतरता है, 6 लोग उसे 10 मिनट में ईंधन और हथियार से लैस कर देते हैं और वह फिर से उड़ान भरता है। और यहीं पर रूस की समस्या बहुत बढ़ जाती है। पहले उसे 3-4 ठिकानों को ढूंढकर नष्ट करना पड़ता था, अब उसे लगातार बदलते दर्जनों चलायमान ठिकानों का पीछा करना होगा, जिनकी जगह भी उसे पता नहीं है। ये समझौते से गायब होने वाली दूसरी चीज है।
जमीन पर स्थिर लक्ष्य। अब दोनों हिस्सों को जोड़े। मीटियोर रूस के आसमान की सुरक्षा हटाता है और ग्रिपेन जमीन पर लक्ष्य हटाता है। रूस अब ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो कहीं भी नहीं है और जो उसे दूर से ही निशाना बना सकता है। इसी वजह से अकेला F-16 काफी नहीं था। चाहे यूक्रेन को मिली F-16 की जितनी भी आधुनिक और सक्षम वर्जन हो, उसे अब भी उस बड़े बेस की जरूरत होती है जिसे रूस हमला करना पसंद करता है। ग्रिपेन को इसकी जरूरत नहीं होती। सबसे अजीब बात यह है कि ये फाइटर जेट यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि 40 साल पहले किसी और जंग के लिए डिजाइन हुआ था। ग्रिपेन को समझने के लिए शीत युद्ध के समय के स्वीडन को देखना होगा। उस समय देश की स्थिति की कल्पना कीजिए। स्वीडन तटस्थ था, लेकिन उसकी सीमा पर लगभग सोवियत संघ था, समुद्र के दूसरी ओर। और स्वीडन वासियों को एक बात का पूरा यकीन था, जो उनकी पूरी सैन्य सोच को दिशा देता था। अगर युद्ध शुरू होता तो स्वीडन के हवाई अड्डे शुरुआती घंटों में ही नष्ट कर दिए जाते। सोवियत लोग बमवर्षक और मिसाइलें भेजते ताकि स्वीडन की वायुसेना को जमीन पर ही नष्ट कर दे, इससे पहले कि विमान उड़ान भर भी पाते। देखिए, स्वीडन ने शानदार फैसला लिया। उन्होंने हमले का सामना करने के लिए बेसों को किले बंद करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसका उल्टा किया। उन्होंने तय किया कि बेस अब महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। उन्होंने वायुसेना को पूरे देश में लगभग 200 हवाई पट्टियों पर फैला दिया। सामान्य सड़कों के मजबूत किए गए हिस्से, छोटे हवाई अड्डे, जंगलों के अंदर छिपी छोटी पट्टियां। विचार सरल और क्रांतिकारी था। अगर दुश्मन एक बेस नष्ट कर दे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी 50 हैं। आप पूरे देश की सड़कों को नष्ट नहीं कर सकते। ये सोच सिर्फ सड़कों ही नहीं, फाइटर जेट को भी आकार देती है। जब स्वीडिश इंजीनियरों ने 80 के दशक में ग्रिपेन को डिजाइन करना शुरू किया, तो उनका शुरुआती मकसद ये नहीं था कि हमें दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट चाहिए। उनका मकसद था, हमें ऐसा फाइटर चाहिए जो किसी भी सड़क से उड़ सके, छोटी टीम उसे तैयार कर सके और वो 10 मिनट में फिर उड़ सके। उन्होंने विमान को सबसे खराब हालात के लिए डिजाइन किया, उस दिन के लिए जब सब कुछ गलत हो जाए, एयरबेस तबाह हो जाएं और सिर्फ सड़क का एक हिस्सा, 2 ट्रक और 6 लोग स्क्रू ड्राइवर लेकर बचे। और अब आती है वो बात जो रोंगटे खड़े कर देती है। वो जंग कभी हुई ही नहीं। सोवियत आक्रमण, जिससे स्वीडन इतना डरता था, कभी आया ही नहीं। ग्रिपेन को उस जंग के लिए डिजाइन किया गया था जो 40 सालों तक सिर्फ एक संभावना ही रही। लेकिन स्वीडन वासियों ने जो परिदृश्य कल्पना किया था, उसका थोड़ा अलग रूप अब यूक्रेन में हो रहा है। आज रूस यूक्रेन वासियों के साथ वही कर रहा है जो सोवियत संघ ने स्वीडन के साथ किया होता। वे जमीन पर वायुसेना को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वही वह सबसे कमजोर होती है। और वो लड़ाकू विमान जिसे 40 साल पहले खास इसी डरावने हालात से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, अब एक यूक्रेनी हाईवे से उड़ान भरेगा, उसी सोवियत संघ के वारिस के खिलाफ। ये कोई चमत्कारी हथियार नहीं है, ये एक पुराना विचार है जिसे 4 दशकों तक संभाल कर रखा गया था और अचानक वही सही जवाब बन गया। तो सवाल उठता है, ये समझौता यूक्रेन के लिए क्या बदलता है? देखिए, युद्ध में पहली बार वो रूसी विमान जो पहुंच से बाहर लगता था, अब वैसा नहीं रहा। Su-34 का पायलट अब आराम से ऊपर नहीं जा सकता, बम गिराकर ऐसे घर नहीं लौट सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब से उसकी हर उड़ान एक दांव है, और ये सिर्फ हवा में ही नहीं है, जमीन पर। यूक्रेन अब पहले जैसा आसान निशाना नहीं रह गया है। 3 या 4 बेस जिनके बारे में रूस को पूरी तरह से पता है, उनकी जगह अब यूक्रेन के पास दर्जनों सड़कों के टुकड़ों पर छुपे हुए लड़ाकू विमान हैं, जिनका किसी को पता नहीं है कि वे कहां हैं। ध्यान दे कि यह क्या दिखाता है। ग्रिपेन गोली चलाकर नहीं जीतता, वह जीतता है रूसी विमान को बिना एक भी गोली चलाए पीछे हटने पर मजबूर करके
और जमीन पर मौजूद लक्ष्य को किसी भी नक्शे से गायब कर देता है। स्वीडन ने 40 साल पहले यही विचार अपनाया था, जब उसने इस लड़ाकू विमान को ऐसे आक्रमण में भी टिके रहने के लिए डिजाइन किया था जिसका उसे डर था और जो कभी हुआ ही नहीं। ग्रिपेन जिस युद्ध के लिए बना वह स्वीडन में कभी नहीं हुआ। असल में वह युद्ध अभी यूक्रेन में चल रहा है। ये लड़ाकू विमान 4 दशक देर से गलत देश और सही समय पर पहुंचा। अब मुझे बताओ, क्या आपको लगता है ये लड़ाकू विमान युद्ध में फर्क लाएगा? नीचे लिखो कि तुम क्या सोचते हो। ये तो सिर्फ पहली खेप है। स्वीडन और भेजने की बात कर रहा है। यूक्रेन का अपना आसमान वापस लेने का सफर अभी शुरू हुआ है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कहानी आगे देख सकें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।